हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना इस चैनल गुड नॉलेज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग क्लियर कर पाएंगे, जो 2022 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, अभी आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर हमारे शरीर में किसका वहन करता है? ठीक है ना, यानी रुधिर यानी रक्त जो खून है हमारे शरीर में किस किस चीज़ को ढोता है, वहन करता है यानी ढोता है। तो देखिए, हमारे शरीर में 3 चीज़ों को, भोजन को, ऑक्सीजन को एवं वर्ज्य पदार्थों को ढोता है। ठीक है ना, भोजन, ऑक्सीजन एवं वर्ज्य पदार्थ का मतलब हुआ अपशिष्ट पदार्थ, कचरा पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, रुधिर क्या है? तो दोस्तों, रुधिर जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है, हृदय किस पेशी का बना होता है? तो हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, हृदय जो है हृदयक पेशी या कार्डिक पेशी का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है? ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मानव हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है? तो देखिए, मानव हृदय जो है 4 कोष्ठों में बटा होता है। ठीक है, जिसका नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जो 4 कोष्ठ है ये है दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, अब चलिए, हृदय में ऊपर के 2 कोष्ठों को क्या कहते हैं? यानी ऊपर वाला जो 2 कोष्ठ होता है, देखिए जैसे ये हृदय हो गया, ठीक है, मान लीजिए, तो ये कितने कोष्ठ में बटा हुआ होगा? 4 कोष्ठ में। तो ऊपर के जो 2 कोष्ठ होते हैं इनको कहते हैं हम लोग बायां आलिंद और इनको कहते हैं दायां आलिंद। उसी तरह से ये बायां निलय और ये दायां निलय। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, हृदय में ऊपर के 2 कोष्ठों को क्या कहते हैं? तो ऊपर के 2 कोष्ठों को आलिंद कहते हैं, दायां आलिंद एवं बायां आलिंद। अगला क्वेश्चन है, आलिंद एवं नीलय में किसकी पेशी भित्तियां मोटी होती है? तो नीलय की जो पेशी होती है ना, इधर वाले की, इसकी पेशी भित्तियां मोटी होती है क्योंकि इसको ब्लड को प्रेशर करना होता है। अगला क्वेश्चन, हृदय का दायां एवं बायां बंटवारा किसको मिलने से रोकने के लिए किया जाता है या लाभदायक है कहीं? तो देखिए, ऑक्सीजनित एवं बी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग करने के लिए। ऑक्सीजनित का मतलब ऑक्सीजन युक्त और बी ऑक्सीजनित का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो। इन दोनों खून को अलग अलग करने के लिए ये जो है बंटवारा किया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सरीसृप। देखिए, सरीसृप जिसको उभयचर भी हम लोग सरीसृप या उभयचर, सरीसृप जो रेंग कर चलने वाले होते हैं और उभयचर जो जल स्थल दोनों पर रहते हैं। तो सरीसृप एवं उभयचर जंतुओं में हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 3 कोष्ठों में बटा होता है और मानव हृदय में 4 कोष्ठों में बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों का हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है? तो आपसे बता दें कि मछलियों का जो हृदय है वो मात्र 2 कोष्ठों में बटा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के शरीर में रक्त एक चक्र में हृदय में कितना बार जाता है? तो मछलियों के शरीर में जो रक्त है हृदय में मात्र 1 बार ही जाता है। ठीक है ना, जबकि वही मानव की बात की जाए तो मानव में 2 बार जाता है, इसलिए मानव में इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मछलियों के अतिरिक्त यानी इनके अलावा अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में खून हृदय में 2 बार जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो वही दोहरा परिसंचरण। ठीक है ना। किसको? मछलियों के अतिरिक्त बाकी जितने भी कशेरुकी जो जीव है यानी रीढ़ की हड्डी वाले, उन सभी के शरीर में जो हृदय होता है खून कितने बार जाता है? 2 बार। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में होता है। रक्त का जो प्रेशर होता है, दाब होता है, उस शिराओं में ज्यादा होता है कि धमनियों में? तो धमनियों में ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो धमनियों में अधिक होता है। इसमें क्या भर देंगे? अधिक। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रकुंचन दाब एवं अनुशीतलन दाब क्या होता है?
ठीक है। प्रकुंचन दाब का मतलब होता है दबाव बढ़ाना और शीतलन का मतलब होता है शिथिल हो जाना, शिथिल पड़ जाना। तो जब हृदय दाब प्रेस मारता है ना, प्रेशर करता है, तो दाब 120 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकुंचन दाब। जिसे मान लीजिए कि ये हृदय हुआ, तो हृदय जो 4 कोष्ठों में, तो ये दाबेगा इस ये, तो ब्लड इधर से निकलेगा, तो इसको हम लोग इधर जो दाब जाकर लगाएगा ना, उसको हम लोग कहेंगे प्रकुंचन दाब। और फिर जो वापस आएगा इसमें, ठीक है, वापस जब इसमें आएगा पूरा बॉडी से होकर इसमें आएगा, तो सॉरी वापस नहीं, इसी में और उसके बाद ये फिर ये फैलेगा। देखिए प्रेशर मारा, ये दबा तो प्रेशर हो गया, फिर फैल गया इस तरह से, तो हल्का सा दाब होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनुशीतलन दाब। इधर है, तो देखिए प्रकुंचन दाब जो होता है 120 mm पारा होता है, ठीक है, और अनुशीतलन दाब 80 mm होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्त दाब जो है एस्फाइग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, एस्फाइग्मोमैनोमीटर। आप इसको 2 बार 3 बार बोलकर रिवीजन कर लीजिएगा, एस्फाइग्मोमैनोमीटर, एस्फाइग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च रक्तदाब का क्या कारण है, यानी उच्च रक्तदाब क्यों हो जाता है, ठीक है ना, यानी ब्लड का प्रेशर ज़्यादा क्यों हो जाता है? धमनियों का सिकुड़ जाना मेन कारण है इसका, यानी धमनी जो होती है सिकुड़ जाती है, पतली हो जाती है, तो उच्च रक्तदाब हो जाता है, यानी बीपी हाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध रक्त को ढोने वाले रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? तो हम लोग शरीर में 2 तरह की रक्तवाहिनी है, एक शुद्ध रक्त को ढोती है और एक अशुद्ध को। तो शुद्ध को ढोने वाले को धमनी कहते हैं, और अशुद्ध रक्त को ढोने वाली जो रक्तवाहिनी है, नसें हैं, उसको शिराएं कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धमनियों, देखिए अगला क्वेश्चन है धमनियों में रुधिर का बहाव किस दिशा में होता है? तो धमनियों में रुधिर का जो बहाव है वो हमेशा हृदय से शरीर के अन्य भागों की ओर होता है, ठीक है ना, और शिराओं में जो होता है शरीर का अन्य भाग से हृदय की ओर आता है। अगला क्वेश्चन है शिराओं की अपेक्षा धमनियों की दीवारें कैसी होती है? तो धमनियों की जो दीवार होती है मोटी होती है और लचीली होती है, समझे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क में पाई जाने वाली सूक्ष्म लंबी एवं कुंडलित नलिका को क्या कहते हैं? जो वृक्क में जो पाई जाती है कुंडलित नलिका जो छोटी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं, वृक्काणु भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वृक्क नलिका का आरंभ प्याले जैसे रचना से होता है, ठीक है, उस रचना को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बोमेन संपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोमेन संपुट में पाए जाने वाले रक्त कोशिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो जो बोमेन संपुट में रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है उसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। अगला क्वेश्चन है बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं मैलपिगियन कोष। क्या कहते हैं? मैलपिगियन कोष। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वीर्य द्वारा शरीर के रुधिर से विषैले पदार्थ को छानकर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको डायलाइसिस या अपोहन कहते हैं। जब किडनी खराब हो जाता है मानव में, तो उसके जगह पर बनाया हुआ किडनी लगाया जाता है जिसको कृत्रिम किडनी कहते हैं। तो वो जो रक्त को साफ करती है ना और विषैले पदार्थ को यानी गंदा पदार्थ को अलग करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायलाइसिस या अपोहन। अगला क्वेश्चन है एक दिन में मानव में उत्सर्जित मूत्र का आयतन कितना होता है? तो लगभग 1 से 2 लीटर। मानव जो है 1 से 2 लीटर एक दिन में मूत्र त्याग कर सकता है या कर देता है। अगला क्वेश्चन रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 यानी क्षारीय होता है। 7 से ज़्यादा हुआ तो क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन की इकाई क्या होती है? तो उत्सर्जन की इकाई है नेफ्रॉन या इसी को हम लोग वृक्काणु कहते हैं। नेफ्रॉन अब क्वेश्चन में दे सकता है, वृक्काणु भी दे सकता है, ठीक है, तो दोनों आप नोट कीजिएगा, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ वयस्क मानव में प्रतिदिन कितना लीटर निस्यंद वृक्क में होता है, यानी कितना लीटर जो है खून का सफाई होता है वृक्क में? तो 180 लीटर। एक ही खून बार बार जाते रहता है, उसकी सफाई होती रहती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिस्टोल एवं एक डायस्टोल मिलकर क्या कहलाता है? एक सिस्टोल मिलेगा और एक डायस्टोल यानी एक प्रकुंचन और एक शिथिलन मिलकर कहलाता है धड़कन, हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्त दाब मापी या एस्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, एस्फिग्मोमैनोमीटर कहिए या एस्फाइग्मोमैनोमीटर कहिए, वही हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्य से अधिक रक्तचाप को क्या कहा जाता है? तो इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, यानी बीपी जब हाई हो जाता है उसको हाइपरटेंशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरल पादपों में यानी बहुत सूक्ष्म पादप में परिवहन कैसे होता है? तो उनमें डायरेक्ट विसरण द्वारा परिवहन हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का दोस्तों संरचनाएं नहीं होती है जो परिवहन के लिए जिम्मेवार हो, जैसे जाइलम फ्लोएम, ये सब नहीं होती है, डायरेक्ट विसरण द्वारा उनमें काम चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन कैसे होता है? तो इनमें जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम क्या करता है? जल एवं खनिज लवण को पौधे में ऊपर की ओर ले जाता है, और फ्लोएम क्या करता है? तैयार भोजन को पौधे के सभी भागों में ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। जाइलम में, अगला क्वेश्चन, जाइलम में पदार्थों का बहाव किस दिशा में होता है? तो ऊपरी दिशा में, ठीक है ना, ऊपरी दिशा में कहिए या कहिए नीचे से ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में तैयार भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम तैयार भोजन को ढोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम द्वारा तैयार भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो इसका आंसर होगा सुक्रोज के रूप में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण जो है लगभग सभी दिशाओं में होता है, ऊपर से और नीचे की ओर भी, क्योंकि जो पत्ते तैयार भोजन तैयार करते हैं उसको ऊपर भी लेकर जाते हैं टहनी में और नीचे भी लेकर आते हैं फ्लोएम। अगला क्वेश्चन, वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने वाले नलिका को क्या कहते हैं? तो जो वृक्क को मूत्राशय से नलिका जोड़ती है उसको हम लोग कहते हैं मूत्र वाहिनी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ से, शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय तक लाने वाली रक्तवाहिनी कौन है? तो शिराएं। शिराएं जो है कैसे रक्तवाहिनी को ढोती है? अशुद्ध, तो शरीर के अन्य पार्ट से क्या करती है? अशुद्ध रक्त को ला करके क्या करती है? दे देती है हार्ट को। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें केशिकाएं कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? देखिए कोशिकाएं नहीं है, ये केशिकाएं हैं, कैपिलरी जिसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ ये क्या करती है? फिर जो केशिकाएं हैं ये मिलकर बना लेती हैं क्या चीज? शिराएं। जैसे देखिए ये धमनियाँ, ये मान लीजिए एक धमनी, जाकर बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे यानी एकदम पतले पतले नसों में विभाजित हो जाएंगी, जिसको हम लोग कहेंगे केशिकाएं। फिर जो केशिकाएं होंगी ये आपस में जुड़ेगी और ये बना लेगी शिराएं। ठीक है ना, तो ये अशुद्ध रक्त को यहाँ से लेकर चलेगी और यहाँ से काम होते होते पूरा अशुद्ध हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त यानी रुधिर को थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। तो ये इसका आंसर है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट या पट्टिकाणु या बिम्बाणु। तो देखिए चारों नाम आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में कोई भी नाम दे सकता है। तो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट या पट्टिकाणु या बिम्बाणु। अगला क्वेश्चन, पचा हुआ वसा का वहन किसके द्वारा होता है? तो पचा हुआ वसा का वहन जो है लसिका द्वारा होता है। लसिका जो ब्लड में पाई जाती है वो क्या करती है? पचे हुए भोजन वसा का वहन करती है, ले ढोती है। अगला क्वेश्चन, जल तथा खनिज लवण का वहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। पत्तियों द्वारा तैयार भोजन का वहन किसके द्वारा? ये हम लोग रिपीट कर लिए क्वेश्चन को। जाइलम तथा फ्लोएम क्या है? तो ये दोनों के दोनों जटिल पादप उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम क्या है दोस्तों? जटिल पादप उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मानव में कितने ब्रिक यानी किडनी होते हैं, जिसको गुर्दा भी कहते हैं। तो 2 किडनी होते हैं यानी 1 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है। तो ये है ब्रिक यानी किडनी, जिसको गुर्दा कहते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक कहाँ पाए जाते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाए जाते हैं। जो हम लोग रीढ़ की हड्डी होती है बैकबोन, उसी के दोनों ओर पाए जाते हैं क्या चीज, ब्रिक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त कहाँ छानते हैं। तो रक्त जो है ये ब्रिक में छानते हैं। आपको मैं बता दूं कि रक्त में ऑक्सीजन मिलता है फेफड़ा में, और रक्त छन कर शुद्ध कहाँ होता है, यानी उसमें जो भी कुछ अपशिष्ट होते हैं वो कहाँ अलग होते हैं, तो ब्रिक में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मूत्र कहाँ एकत्र रहता है। तो ये मूत्राशय में एकत्र रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मूत्र जो बनता है ना, उसका मुख्य उद्देश्य है जो रक्त में वर्ज्य पदार्थ होता है यानी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको छान कर बाहर करना, यानी उसी के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जल में मिल करके और आ जाता है मूत्राशय में, जिसको हम लोग मूत्र बनना या मूत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ब्रिकाणु या नेफ्रॉन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मूत्राशय में लगभग कितने मूत्र एकत्र हो सकता है। तो लगभग आधा लीटर, ठीक है ना। ये कैपेसिटी के हिसाब से जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें कम एकत्र हो सकता है, बड़ों में ज़्यादा हो सकता है कुछ। अगला क्वेश्चन, पादप अतिरिक्त जल से कैसे छुटकारा पाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पत्तियों में जो स्टोमाटा पाई जाती है ना, उसी के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिन तथा गोंद किसके उदाहरण है। तो पादप अपशिष्ट का, यानी पादप के जो अपशिष्ट होते हैं, कचरा पदार्थ होते हैं पेड़ पौधों के, वही है ये रेजिन तथा गोंद। उसके बाद है रेजिन तथा गोंद कहाँ संचित रहते हैं। तो ये पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आगे भी जारी रहिए और इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कितने प्रकार के अवयवों के मिलने से बना होता है। तो देखिए रक्त जो है 4 प्रकार के अवयवों के मिलने से बना होता है, ठीक है। कौन कौन होता है। तो प्लाज्मा एक होता है, आरबीसी यानी लाल रुधिर कण, उसके बाद होता है श्वेत रुधिर कण या रक्त कण, डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब ये देखिए प्लाज्मा जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है और ये तीनों जो है ये ठोस कण है। उसके बाद है रुधिर का द्रव भाग क्या है। तो द्रव भाग प्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का ठोस भाग कौन है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लाज्मा कैसा द्रव है। तो ये रंगहीन द्रव है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है। तो 90% जल होता है इसमें। प्लाज्मा में 90% जल होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन को। मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए या BM लिख लीजिए, यानी बोर्ड मॉडल, जो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या WBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो WBC में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये RBC में होता है। संक्रमण एवं बीमारियों से लड़ने में कौन सा, अगला क्वेश्चन, संक्रमण एवं बीमारियों से लड़ने में कौन सा रक्त कण मदद करता है। तो यही WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शरीर से CO2 युक्त रुधिर यानी अशुद्ध रुधिर हृदय के किस भाग में आता है। तो ये दायां आलिंद में आता है, ठीक है। किस आलिंद में आता है, दायां आलिंद में आता है।
देखिए ये इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये मान लीजिए ये हार्ट हो गया, हृदय हो गया, तो इसके 4 पार्ट होते हैं। तो इसमें जो है अशुद्ध रक्त आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद है हृदय का कौन सा भाग रुधिर को शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में भेजता है, तो दायां नीला। अब क्या होता है, यहाँ पर जो अशुद्ध रक्त आता है उसके बाद नीला में आ जाता है, नीला से फिर यहाँ से चली जाती है फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए रक्त, यानी खून। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है, तो जो रक्त वाहिनियाँ हैं दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है, धमनी, शिराएं एवं केशिकाएं। धमनी, शिराएं एवं केशिकाएं। धमनी में ना शुद्ध रक्त, शिराओं में अशुद्ध रक्त और केशिकाओं में मिला हुआ रक्त, जो शुद्ध अशुद्ध समझिए दोनों है, लगभग अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का एक पूर्ण संकुचन और शिथिलन क्या कहलाता है, तो हृदय स्पंदन कहलाता है, जिसको हार्ट बीट कहते हैं। ये क्या है समझिए, जिसे मान लीजिए ये एक हार्ट है, हृदय है, तो ये एक बार इस तरह से प्रेशर मारेगा तो खून बाहर आएगा, फिर ऐसे हल्का इधर ऐसे हो जाएगा, फैल जाएगा तो अंदर आए, इस तरह से प्रेशर कम हो जाएगा। तो एक बार प्रेशर मारना और कम करना, ये दोनों मिलकर, तो प्रेशर जो मारता है उसको कहते हैं प्रकुंचन, ठीक है ना, यानी सिकुड़ जाना, और छोड़ देता है शिथिलन, यानी सामान्य स्थिति में। तो इन दोनों को मिला करके एक हम लोग धड़कन कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। तो प्रकुंचन को हम लोग सिस्टोल और शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसके जवाब पर ऐसे भी क्वेश्चन आता है एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर क्या कहलाता है, क्या बनता है, तो धड़कन या हार्ट बीट, हृदय स्पंदन कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है सामान्य स्थिति में, और मान लीजिए दौड़ने पर कम, बहुत फास्ट हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन हृदय के धड़कनों को किस यंत्र से सुना जाता है, तो स्टेथोस्कोप से। हृदय के जो धड़कन होता है इसको स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में आला भी उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दाब क्या कहलाता है, तो रक्तचाप। जो महाधमनी है और उसकी जो शाखाएं हैं उसमें रक्तचाप जो रक्त दाब बनाएगा उसको हम लोग रक्तचाप कहेंगे, ब्लड प्रेशर। उसके बाद है नीलय के प्रकुंचन से उत्पन्न दाब क्या कहलाता है, तो प्रकुंचन दाब कहलाता है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अब प्रकुंचन दाब जो होता है 120 mmHg होता है, और नीलय के शिथिलन से यानी फैलता है तब उत्पन्न दाब क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अनुशीथलन दाब। क्या कहलाता है, ये अनुशीथलन दाब कहलाता है, ठीक है। और अनुशीथलन दाब जो है ये 80 mmHg होता है। इस तरह से सामान्य रक्तचाप दोनों मिलकर 120/80 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से है ऑब्जेक्टिव। किस रंग के पत्ती वाले पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हरा, लाल, भूरा या सभी, तो इसमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विषाणु क्या है, तो विषाणु जो है ये ऑप्शन देखिए सजीव निर्जीव दोनों, तो ये सजीव भी है और निर्जीव भी है, तो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे जीवन कैसे अणुओं पर निर्भर है, तो ये कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो स्वयं बनाने वाले जीव को स्वपोषी कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसको परपोषी कहते हैं। अब परपोषी के ये प्रकार है परजीवी और मृतजीवी, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है पत्तियों के हरे कोशिकांग को क्या कहते हैं, तो पत्तियों के हरे कोशिकांग को हम लोग क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों का रसोई घर कौन है, तो ये पत्ती होती है। अगला है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके सतह से होता है, तो तना, जड़ एवं पत्ती, तो मुख्य रूप से जो है पत्ती है स्टोमाटा से। नेक्स्ट है
फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम किसके उदाहरण हैं? तो ये मृतजीवी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है अमरबेल, किलनी, लीच, फीता कृमि तथा जू किसके एग्जाम्पल है? तो ये परजीवी के एग्जाम्पल है। क्या है? ये परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा किसके सहायता से भोजन प्राप्त करता है? तो कुटपाद या पदार्थ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैला होता है? तो मुख से गुद्दा तक। देखिए आहार नाल बहुत कोई कंफ्यूज होता है। जो ग्रसनी होती है ना, मुख से लेकर आमाशय, तो उसी को आहार नाल समझते हैं, लेकिन ये बात गलत है। आहार नाल जो पूरा मुंह से लेकर के गुद्दा तक पूरा भोजन जहाँ जहाँ जाता है, टोटल आहार नाल के नाम से जाना जाता है। तो मुख से गुद्दा तक आंसर हो जाए। आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग है वो क्या है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत है, जिसको क्षुद्रांत भी कहते हैं, और इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वायु यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण क्या कहलाता है? तो वायु की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण अवायवीय शोषण कहलाता है, और उपस्थिति में होगा तो वायवीय। आगे है किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन क्या कहलाता है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कह रहा है पायरुवेट का, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये किण्वन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, किण्वन वाला अपना ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जब ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन क्रिया होती है तो क्या बनता है? तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है। चलिए इस चीज को समझने के लिए आप इस थोड़ा सा डायग्राम को देख लीजिएगा। जो ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाला, वो कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन वाला में टूट जाता है, जिसको पायरुवेट कहते हैं। अब ये क्या होता है, ऑक्सीजन अगर इसको नहीं मिलता है बिल्कुल, तो ये इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा बनाता है, और ये क्रिया ईस्ट में होती है। उसके बाद ऑक्सीजन का अभाव होता है, कम मिलता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है यानी खट्टापन, और जो है ऊर्जा बनता है। तो ये हमारी पेशी कोशिका में होता है। और ऑक्सीजन भरपूर मिलता है यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसके कारण जल बनता है, ऊर्जा बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसनिकाय फेफड़ा के अंदर गुब्बारे जैसे रचना में अंत हो जाती है, उस रचना को क्या कहते हैं? तो उस रचना को हम लोग कहते हैं कूपिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में पेड़ पौधे कौन सा गैस मुक्त करते हैं? तो CO2। अगला, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, ये टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से, टोटल को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना। अगर आप इसको तैयारी कर लेते हैं, आप इससे जो भी क्वेश्चन इसमें बताया गया है उसकी तैयारी कर लेते हैं, तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा बोर्ड के एग्जाम में। और अन्य सभी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी YouTube चैनल पर देखिएगा, इतना बेहतरीन तरीका से और इतना क्वेश्चन को एक चैप्टर के लिए कभी तैयारी नहीं कराया गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन 6 अणु वाले ग्लूकोज कार्बन 3 अणु वाले अणु में विभक्त होते हैं, यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट है, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा किस अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है? तो ये ATP के रूप में। ठीक है ना। ATP के संश्लेषण में, ATP के बनने के लिए इसका यूज होता है। यह ATP क्या है? तो यह कोशिका के अन्य क्रिया के लिए ईंधन है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा कौन है? तो यही है ATP। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ATP के खंडित यानी विघटित होने से कितना ऊर्जा मोचित होता है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, जलीय एवं स्थलीय जीवों में किसका श्वसन दर तीव्र होता है? तो जलीय का, क्योंकि उनको जल को तोड़ कर ऑक्सीजन प्राप्त करना होता है, इसलिए वो तेजी से सांस लेते हैं। अगला है, कंठ में वलय किसके बने होते हैं? तो उपास्थि के बने होते हैं। जो कंठ में वलय होता है ना, वो अस्थि नहीं होता है, उपास्थि होता है। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अमीबा में खाद्य रिक्तिका को क्या कहते हैं? तो अमीबा में जो खाद्य रिक्तिका होती है उसी को अस्थायी पेट या टेम्पोररी एस्टोमक कहते हैं। नेक्स्ट है, छोटी आंत की लंबाई कितनी है? तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 2 प्रकार के, दूध का दांत और अस्थायी दांत, जिसको दूध का दांत या अस्थायी दांत, ठीक है, और दूसरा है अस्थायी दांत। उसके बाद है, मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 यानी 16 जोड़ा। नेक्स्ट है, दूध के दांत कितने होते हैं? तो ये 20 होते हैं। दूध के दांत 20 होते हैं और हाई वर्ष के बाद में ये टूटने लगते हैं लगभग। उसके कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्य के आधार पर दांत देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन है? तो देखिए, किरिंतक जो कुतरने या काटने का काम करता है। उसके बाद रदनक जो चीरने फाड़ने का काम करता है। उसके बाद अग्रचौणक जो चबाने का कार्य करता है। और चौवर्णक जो चबाने और पीसने का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है? तो 3 प्रकार की। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो ये 3 जोड़ी यानी 6 लार ग्रंथियां होती है। लार का पीएच मान क्या होता है? तो ये 7 से कम होता है, यानी लार जो है अम्लीय होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट है, भोजन मुख से अमाशय में किसके सहायता से जाता है? तो ग्रसिका के सहायता से। अगला है, आग्नेयाशिक रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो ट्रिप्सिन होता है। नेक्स्ट है, इमल्सीकृत वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है? तो लाइपेज से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए आगे भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, लार यानी लाला रस किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये लाला ग्रंथि से निकलता है। लार क्या है? तो लार जो है एक एंजाइम है जिसे एमिलेस कहते हैं। उसके बाद अमाशय किसका स्राव करता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन तथा सेलेस्मा का स्राव करता है। याद रखिएगा 3 पदार्थों का स्राव करता है। कौन कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन तथा सेलेस्मा। आगे है, शाकाहारी पशुओं की तुलना में मांसाहारी पशुओं की क्षुद्रांत होते हैं। तो क्या होते हैं? छोटे की बड़े? तो छोटे होते हैं। यानी मांसाहारी पशुओं के जो क्षुद्रांत होते हैं ना वो छोटे होते हैं और शाकाहारी के बड़े होते हैं। इस तरह से बाघ में बकरी में देखा जाए तो बाघ का छोटा होगा, छोटा हाथ, और बकरी का बड़ा होगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में ही पच जाता है, यानी क्षुद्रांत में। नेक्स्ट है, पित्त रस का स्राव किससे होता है? तो लीवर से, जिसको यकृत या जिगर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अग्न्याशिक रस का स्राव किससे होता है? तो अग्न्याशय से होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत की भीति से किसका स्राव होता है? तो क्षुद्रांत की भीति से आंत्र रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? आंत्र रस का। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले अंगुली जैसे प्रवर्त को क्या कहते हैं? तो इसे दीर्घ रोम हम लोग कहते हैं। अब चलिए बस मात्र यही एक पेज बचा हुआ है, ध्यान दीजिए। बिना पचा हुआ भोजन कहाँ एकत्रित रहता है? तो रेक्टम में, यानी मलाशय में। नेक्स्ट है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसमें प्राणी संपोषण होता है। नेक्स्ट है, परजीवी जिन जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग होस्ट कहते हैं या परपोषी कहते हैं। अगला, भालू, मैना, चींटी, कौवा आदि कैसे जीव है? तो ये सर्वहारी है, यह सर्वभक्षी है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण अंग किसे कहते हैं? तो पतियों को। अगला, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट है, रंध्र या स्टोमाटा कहाँ मौजूद होता है? तो एपिडर्मिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकताएं होती है? तो 4। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल और वो को, ठीक है ना। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का अपचयन होकर क्या बनता है? तो ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को तैयार करने में
बहुत अधिक मेहनत करना पड़ा है। टोटल एनसीईआरटी का टोटल जितने भी निचोड़ है ऑब्जेक्टिव का और टोटल क्लियर करके उसके बाद में जो अदर बुक्स सब एडवांस है उसका भी ऑब्जेक्टिव इसमें इंक्लूड करके आपसे बताया गया है। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद में इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। साथ ही इसको अपने व्हाट्सएप पे जो स्टेटस है उस पर लगाइए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, वगैरह वगैरह, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर कीजिए। थैंक यू।